गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति और ये फ्रांस की क्रांति का हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले भाग में हमने फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़े थे, उसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण पढ़े। फिर दूसरे वीडियो में हमने शुरू किया था फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं, और उस प्रमुख घटनाओं में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था एस्टेट जनरल का अधिवेशन। उसमें पढ़ा कि 175 वर्षों के बाद एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 3 सदन थे, पादरी, अभिजात और निम्न सदन। निम्न सदन उसमें एक व्यक्ति एक वोट के पक्ष में था और ऊपर के दोनों सदन एक वोट के पक्ष में थे, इसलिए ये सम्मेलन असफल रहा। जब तीसरे सदन के लोग सभा करने आए तो सम्राट ने ताला लगवा दिया सभा भवन पर, इसलिए ये सभा भवन के सामने इकट्ठे हुए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है टेनिस कोर्ट की शपथ कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। ये टेनिस कोर्ट का मैदान कहाँ था? जहाँ इनकी सभा होती वहाँ इन्होंने यहाँ निर्णय लिया कि जब तक नया संविधान नहीं बनता और सम्राट की शक्ति कम नहीं की जाती तब तक हम यहीं एकत्रित रहेंगे। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए। फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था बास्टिल दुर्ग का पतन, कि बास्टिल दुर्ग का पतन जो है वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। यहाँ आम जनता ने आक्रमण कर दिया था उस किले पर और उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, कैदियों को रिहा करवा दिया गया था। यह घटना 14 जुलाई 1789 की है और इस दिन फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। फिर हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था विशेषाधिकारों का अंत, कि 4 अगस्त 1789 को विशेषाधिकार का अंत कर दिया। तीसरे सदन ने कानून बनाया कि आज से तीनों वर्ग वो एक समान होंगे, सबकी एक जैसी कर व्यवस्था होगी और तीनों वर्गों को एक समान कर दिया। ये बातें हमने पढ़ी थी दूसरे वीडियो में। फिर हमने तीसरा वीडियो पढ़ा था, उसमें पहला पॉइंट पढ़ा था 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। उसमें हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उसने एक नया संविधान बनाया। उस संविधान में तीनों को एक समान, तीनों वर्ग जो थे उनको एक समान कर दिया। जो ऊपर के 2 वर्ग पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग थे उनको जो विशेषाधिकार थे वो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया। तो ये हमने 5वां पॉइंट पढ़ा था। फिर छठे पॉइंट में हमने पढ़ा था महिलाओं का अभियान। 5 अक्टूबर 1789 को लगभग 6-7 हजार महिलाएं वो वर्साई के महल को घेर लेती है, राजा और रानी को बंदी बना लेती है और वो वहां से बंदी बनाकर पेरिस ले आती है। फिर हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा था पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। तो पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा में क्या है कि जब ये बंदी बना लिए जाते हैं सम्राट और उनकी पत्नी को, यानी लुईस 16 और मेरी आंतवानेत को, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया के सम्राट जो है वो फ्रांस के शासक को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए फ्रांस की जो असेंबली थी उसने ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इस दौरान कवि राजेट द लाइल का एक गीत भी गाया था मार्शले, और वो गीत आज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था जैकोबिन दल की सत्ता जो है वो राजतंत्र से हटकर गणतंत्र में आ गई थी, लेकिन सत्ता अमीर वर्गों के हाथों में आ गई थी। क्रांति गरीबों ने की थी, निम्न वर्ग ने की थी, लेकिन सत्ता अमीरों के हाथ में आ गई। इसलिए एक नया दल बना है निम्न वर्ग का, जूते बनाने वालों का, घड़ी बनाने वाले का, कामगारों का, दैनिक मजदूरों का, दिहाड़ी मजदूरों का। तो इस प्रकार से एक नया दल बना है। इस दल की मीटिंग सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी, उस जैकब के नाम से, और इस दल का नाम पड़ गया जैकोबिन दल। तो 1792 ईस्वी में सत्ता जो है वो इस जैकोबिन दल के हाथों में आ जाती है। इस दल का प्रमुख जो नेता था वो रोबेस्पियर था। तो यहाँ तक हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा जो अगला पॉइंट है फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं में, वो है कन्वेंशन। देखिए नया संविधान बना 1792 ईस्वी में, क्योंकि पुराने वाले संविधान में सत्ता अमीरों के हाथों में थी। अब कन्वेंशन बनी है, इसमें सत्ता गरीबों के हाथों में भी आ गई, अमीरों के हाथों में भी, यानी सबको एक समान कर दिया गया। ये 92 से 95 तक बना है। सत्ता जो है वो रोबेस्पियर के हाथों में है, जो जैकोबिन दल का प्रमुख नेता है। राजा और रानी जो है उस
उस पर इस कन्वेंशन ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया, दोनों दोषी पाए गए और दोनों को 1799 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया गया। राजा और रानी दोनों मारे गए और सत्ता किसके हाथों में है? कन्वेंशन के हाथों में है। एक हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आतंक का राज। आतंक का राज, देखिए क्या था आतंक का राज। ये 93 से 94 तक चला आतंक का राज, मार्च 1793 से जुलाई 1794 के बीच। क्या था आतंक का राज? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सत्ता जैकोबिन दल के हाथ में आ गई थी 1792 में और उसका मुखिया था रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर अपनी मनमानी कर रहा था। जिन लोगों पर संदेह था कि ये राजतंत्र के पक्षधर है, राजा के साथी हो सकते हैं, उन सब को रोबेस्पियर ने गिलोटिन पर चढ़ा दिया। जो भी रोबेस्पियर के खिलाफ था, जो भी रोबेस्पियर की विचारधारा के विरुद्ध था, उन सबको रोबेस्पियर ने गिलोटिन पर चढ़ाना शुरू कर दिया और सबको चढ़ा भी दिया। जो रोबेस्पियर के समर्थक थे उनको भी अब डर लगने लगा कि कहीं अपना नंबर भी ना आ जाए, इसलिए इतना भय और डर का माहौल बन गया इस 93 से लेकर 94 के बीच। इसलिए इस टाइम को आतंक का काल या आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ये समाप्त कब हुआ? जब जुलाई 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसकी मृत्यु के साथ ही ये आतंक का राज ये समाप्त हो गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डायरेक्टरी व्यवस्था। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था। तो देखिए डायरेक्टरी शासन व्यवस्था क्या थी। डायरेक्टरी शासन व्यवस्था क्या थी कि हम पहले पढ़ चुके। इससे पहले सत्ता किसके हाथ में थी? कन्वेंशन के हाथ में थी। रोबेस्पियर का पतन हो चुका है, कन्वेंशन ठीक तरह से शासन नहीं चला पा रही है, फ्रांस की जनता को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए एक नया संविधान बनाया गया। उसमें सत्ता डायरेक्टरी के हाथों में दे दी। इस डायरेक्टरी में 5 सदस्य हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर जो है कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ये 5 सदस्य मिलकर फ्रांस पर शासन करेंगे, जिसे डायरेक्टरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्टरी जो है ये विदेशी मामलों में तो सफल रही। उसने ऑस्ट्रिया व पर्सा के साथ संधि कर युद्ध समाप्त कर लिया, विदेशी मामलों में शांति बहाल कर ली, लेकिन देश के अंदर की स्थिति को संभालने में असफल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, इस स्थिति, आंतरिक तंगे, इनको नहीं रोक पाई, इसलिए डायरेक्टरी शासन व्यवस्था भी क्या हुई? असफल रही है। अब नई व्यवस्था लागू होगी, कौंसिल व्यवस्था। नया संविधान बना है, उस नए संविधान के अंदर इसको समाप्त कर दिया, सत्ता कौंसिल के हाथों में दे दी गई। इस कौंसिल में 3 सदस्य हैं। कौंसिल के कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। तो इन 3 सदस्यों के हाथों में सत्ता आ गई और नेपोलियन, विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट, ये स्वयं इस कौंसिल का प्रधान सदस्य बन गया। स्वयं कौंसिल का प्रधान सदस्य बन गया। यानी सत्ता जो है वो इनडायरेक्ट तौर पर किसके हाथों में आ गई? नेपोलियन के हाथों में आ चुकी है। और 1804 में क्या हुआ कि नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का तानाशाह बन गया। उसने इस कौंसिल को भी समाप्त कर दिया 1804 में और स्वयं फ्रांस का तानाशाह बन गया। 1815 ईस्वी तक उसने शासन किया, लेकिन 1815 ईस्वी में क्योंकि इसने आसपास के सभी जो देश थे उनसे शत्रुता कर ली, चाहे वो पर्सा हो, ऑस्ट्रिया हो, तो सभी देशों ने मिलकर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और यूरोप के कई देशों ने मिलकर इसको 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन का भी अंत हो गया। तो ये हो गई फ्रांस की क्रांति। एक बार फिर देखिए इनके जो संविधान बन रहे हैं कि सत्ता किस किस के हाथों में आ रही है, उनका जिक्र एक बार करते हैं। शुरुआत में जो सत्ता थी यानी 1789 से पहले,
वो किसके हाथ में थी? सम्राट के हाथों में होती थी। जैसे लुई 14वां, 15वां, 16वां, इस प्रकार से शासन चलाते थे। 1789 ईस्वी में सत्ता किसके हाथों में आ गई? तीसरे सदन में। किसके हाथों में आई? तीसरे सदन, जिसने अपने आप को क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय सभा। तो 89 से 91 तक जो फ्रांस पर शासन कौन करती है? ये तीसरा सदन करता है। उसके बाद नया संविधान बनता है, जिसमें इस राष्ट्रीय सभा को नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली 91 से लेकर 92 तक शासन करती है। इसमें अमीर वर्ग का दबदबा था। उसके बाद सत्ता 1792 से 95 तक चेंज हो चुकी है। अब सत्ता जो है वो कन्वेंशन के हाथ में आ चुकी है। आज हम पढ़ चुके हैं कन्वेंशन के बारे में। सत्ता किसके हाथ में आ गई? कन्वेंशन के हाथों में आ गई। फिर 95 तक सत्ता कन्वेंशन के हाथों में रहती है। 1795 में कन्वेंशन को भी हटा दिया जाता है और फिर यहाँ सत्ता डायरेक्टरी, 5 सदस्यों की डायरेक्टरी व्यवस्था लागू कर दी गई। 1795 से लेकर 99 तक शासन करती है, लेकिन ये भी विदेशी मामलों में सफल रहती है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने, महंगाई को दूर करने, लोगों को रोजगार देने में असफल रहती है, इसलिए इसको भी हटा दिया गया। और 1799 ईस्वी के अंदर और 1804 ईस्वी तक कौंसिल व्यवस्था को लागू कर दिया गया। फिर 1804 तक ये कौंसिल रहती है, जिसमें 3 सदस्य हैं, इसमें 5 सदस्य थे, इसमें 782 सदस्य थे, और ये जो तीसरा वर्ग था वो था। और फिर 1804 में सत्ता जो है नेपोलियन के हाथों में आ गई और नेपोलियन तानाशाह बन गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति वो समाप्त हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस क्रांति में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, वो हम अगले वीडियो में करेंगे भाग 5 के अंदर। अब आज का हमारा ये जो टॉपिक है यही समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।